हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपसे एक बात का हमें निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हो वो आपके पास आसानी से जो हो पहुंच जाए। ठीक है कि और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं हमें फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि पढ़ना है और हर एक जगह हमारे वीडियो आते हैं, वो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पर हो या फिर यूट्यूब पे हो, या बोल सकते हैं कुछ वीडियो जो है फेसबुक और यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे आते हैं, फुल वीडियो जो है यूट्यूब पे आते हैं। अगर मान लीजिए कहीं से आप उससे हमसे जुड़ गए तो आप यूट्यूब से आकर हमसे आसानी से भाषा में पढ़ सकते हैं। तो आज जो है क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन, उसे हम लोग करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है अनुसंख्य गुणधर्म। अगर आप पढ़े हुए हैं तो अच्छा बात है, देखकर रिवीजन कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़े तो ये आराम से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में जो प्रश्न है एकदम पूछे ही पूछे जाना है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अनुसंख्य गुणधर्म। क्या? अनुसंख्य गुणधर्म। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो अनुसंख्य, इस टॉपिक में इसका अर्थ छुपा हुआ। अनुसंख्य का अर्थ होता है अणुओं की संख्या। अणु की संख्या को ही क्या कहा जाता है? अनुसंख्य। यानी कि इसमें जो भी चीज़ पढ़ना है वो अणुओं की संख्या के बारे में पढ़ना है कि किस विलियन में कौन सा टॉपिक है। ऐसे अगर बात किया जाए तो ये किस चैप्टर से है, तो ये हमारा यूनिट 2, जिस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में हम लोग विलियन भी कहते हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किस क्लास के लिए है? तो क्लास 12। 10th में भी है लेकिन बहुत कम है। ठीक है, इतना सारा चीज़ नहीं है। ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए अनुसंख्य गुणधर्म का जो डिफिनेशन होता है वो होता है कि किसी विलियन में जो विलेय कितना मात्रा में डाला जाता है, किसी विलियन में घुले विलेय की मोलों की संख्या को जो है हम लोग क्या कहते हैं? अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। किसी विलियन में जो विलेय घुला रहेगा, यानी संख्या का अर्थ यहाँ मात्रा से भी बात समझ चाहिए। जो संख्या का बात हो रहा है, अणुओं की संख्या। अनुसंख्य का अर्थ क्या समझा है? अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या का अर्थ हो गया अणुओं की मात्रा से, यानी कितना मात्रा में डाला जाना है। यानी कि जैसे कि अगर आप सपोज कर लो कि जो एक बर्तन में हम लोग क्या ले लें? जल, और उसमें थोड़ा सा डाल दें चीनी। थोड़ा सा कहने का अर्थ हो गया, मान लीजिए कि जल हमारा है 1 kg या 1 लीटर और चीनी जो मान लो 100 ग्राम है, तो इससे सूटेबल जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? शरबत। तो अनुसंख्य गुणधर्म शरबत को व्याख्या नहीं करता है। विलियन क्या बन रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये मात्रा पर डिपेंड करता है। यानी कि विलियन का वह गुण जो विलेय की संख्या पर आधारित हो, यानी कि किसी भी विलियन में हम कितना घुल को डाल रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? अनुसंख्य गुण धर्म कहा जाता है। यानी कि शरबत बन रहा है कि चाशनी बन रहा है कि कुछ और बन रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम कितना मात्रा में विलेय पदार्थ को डाल रहे हैं, मिला रहे हैं, उससे हमें मतलब है। किस टॉपिक के लिए? अनुसंख्य गुणधर्म के लिए। तो चलिए बहुत जल्दी से कम समय में हम सबसे पहले इसका डिफिनेशन कर देते हैं, उसके बाद आगे जो है क्लास को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो हमारा डिफिनेशन क्या हो गया, ध्यान देंगे। हमारा डिफिनेशन हो गया क्या
कि विलयन का वह गुण जो विलेय की संख्या पर आधारित होता है। अभी यही बात समझाए थे कि विलयन का वह गुण जो विलेय की संख्या, और बताए हैं भी यहाँ कि संख्या का अर्थ किससे है, तो मात्रा से। संख्या का अर्थ किससे है, मात्रा से, यानी कितना मात्रा में ऐड कर रहे हैं, किसको, विलेय पार्टिकल को, घुल्य पार्टिकल को, सॉलिड पार्टिकल्स को, ठीक है। आधारित होता है न कि उसके प्रकृति पर, प्रकृति यानी कि क्या बन रहा है, हमें क्या बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हम बस विलयन बनाए उसकी मात्रा देखेंगे कि मात्रा कितना है, वही क्या कहलाएगा, अनुसंख्य गुण धर्म। एक बार पुनः आप देख सकते हैं, विलयन का वह गुण जो विलेय की संख्या पर आधारित होता है न कि उसके प्रकृति पर, उसको क्या कहते हैं, अनुसंख्य गुण धर्म कहते हैं। और अनुसंख्य गुण धर्म जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अनुसंख्य गुण धर्म 4 भाग में बांटे गए हैं, लिख लेंगे यहाँ पैराग्राफ चेंज करके कि यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा क्वथनांक का उन्नयन, दूसरा है हिमांक का अवनमन, तीसरा है हमारा प्रासरण और प्रासरणी दाब, और चौथा है हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक या सापेक्ष अवनमन। ठीक है, टोटल 4 प्रकार के होते हैं अनुसंख्य गुण धर्म। पहला जो है हमारा क्या है, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा क्या है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा है प्रासरण यानी क्या, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और फोर्थ हमारा क्या, रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ भापर प्रेशर। ऐसे आप बात समझिए जनरल भाषा में। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का अर्थ समझ जाइए होता है कमी, यानी किसी भी टेम्परेचर, समझते हैं ना, क्वथनांक सबसे पहले समझ जाइए, टेम्परेचर कहना गलत होगा। क्वथनांक किसे कहते हैं, यानी वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या होता है, अच्छा उन्नयन है ना, वृद्धि, सॉरी वृद्धि। प्रत्येक पार्टिकल्स के लिए एक नियत ताप होता है। जैसे जल है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, टंगस्टन है जो लगभग 3500-3600 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो उसी तरह से प्रत्येक चीज़ का एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पर वो गलता है या फिर उबलना स्टार्ट करता है, उसे उस द्रव को क्या कहा जाता है, क्वथनांक। उन्नयन का अर्थ हो गया वृद्धि, यानी क्वथनांक बढ़ रहा है, उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, क्वथनांक का उन्नयन। आप देखे होंगे कि एक जनरल कंटेनर का अर्थ बर्तन से है, एक जनरल बर्तन में खाना पकाना और प्रेशर कुकर में खाना पकाना में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि जनरल बर्तन में खाना पकाने का समय जो होता है ज़्यादा लगता है, जबकि एक प्रेशर कुकर में अगर आप खाना बना रहे हैं तो कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। इसका मेन कारण यही होता है क्वथनांक में उन्नयन। प्रेशर कुकर में जो होता है क्वथनांक में उन्नयन होता है, लेकिन उसका क्वथन बढ़ जाता है, जबकि अदर बर्तन में ऐसे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो प्रेशर कुकर जो होता है पैक होता है, चारों तरफ से क्या होता है, पैक होता है। जो भी उसको हम टेम्परेचर देते हैं उसका कुछ भी भाग उसमें से वाष्प बनकर बाहर नहीं निकलता है, जबकि अदर बर्तन में क्या होते हैं कि वाष्प बनकर जो उसका भाप होता है, यानी क्वथन पॉइंट जो होता है पहले बाहर हो जाता है, उसके बाद कुछ मात्रा जो होता है बाहर होता है और मैक्सिमम मात्रा जो होता है अंदर जाता है। इसी कारण जो होता है कि खुले बर्तन में खाना पकाने के जो होता है समय ज़्यादा लग जाता है, जबकि प्रेशर कुकर में जो होता है वो खाना पकाने का जो समय होता है वो कम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वाष्प बाहर नहीं जाता है, तो क्वथनांक में क्या हो जाता है, उन्नयन हो जाता है, यानी क्वथन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि हिमांक का अवनमन, अवनमन का अर्थ होता है कमी, उसको उसमें लिख दिए। अवनमन का अर्थ क्या होता है, वृद्धि, यानी कि सॉरी अवनमन का अर्थ होता है कमी, उन्नयन का अर्थ क्या होता है, वृद्धि। हिम यानी बर्फ, हिम का अर्थ क्या होता है, बर्फ। देखो
बर्फ बन जाता है कब? जब टेम्परेचर लो होता है। तो वही जब ताप में कमी होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हिमांक में अवनमन, या हिमांक का क्या? अवनमन। ठीक है, अवनमन का अर्थ जनरल भाषा में समझिए टेम्परेचर में क्या? कमी, या ऐसे प्रोसेस में ही समझ जाइए उन्नयन कर रहा है तो वृद्धि और अवनमन कर रहा है तो कमी। प्रासरण और प्रसरणी दाब, जैसे कि आप देखिए, आप एक शब्द सुने होंगे, मान लीजिए कंटेनर लेते हैं, उसके में एक ये जो टर्म अप्लाई करते हैं, इस टर्म का नाम है SPM। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इसे शॉर्ट में समझा दें आप लोग को। SPM यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और जब अर्ध पारगम्य झिल्ली ले ले और एक तरफ मान लो ले लेते हैं सॉल्वेंट यानी विलायक, और दूसरे तरफ ले लेते हैं विलयन सॉल्यूशन। इधर हमारा क्या है? विलायक है, और इधर हमारा क्या है? विलयन है। तो होता क्या है ना कि विलायक जो होता है विलयन की तरफ फ्लो कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि विलयन में जो होता है गाढ़ापन होता है। क्यों गाढ़ापन होता है? दो क्वेश्चन, पहला विलायक विलयन की तरफ फ्लो कर जाता है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विलायक विलयन की तरफ क्यों फ्लो कर जाता है? बात समझिए, विलायक विलयन की तरफ इसलिए फ्लो कर जाता है कि जो SPM होता है यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अर्ध पारगम्य झिल्ली, एक परचामेंट पेपर के समान होता है, यानी बोल सकते हो कोई सूती वस्त्र के समान होता है, जो अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु को गुजरने देता है, विलयन के अणुओं को यानी विलय के अणुओं को गुजरने नहीं देता है। ठीक है, इसी कारण जो होता है विलायक विलयन की तरफ चला जाता है। तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या? प्रासरण। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रासरण। और देखो अब उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए कि हमको प्रासरण रोकना है तो क्या करेंगे? तो एक ही काम है कि आप क्या कीजिए, विलयन की तरफ कोई पिस्टन अप्लाई कीजिए। देखिए क्या करना होगा, अगर हमें मान लीजिए कि विलायक अणु को विलयन की तरफ जाने से रोकना होगा तो क्या करना होगा? इधर पिस्टन अप्लाई कर सकते हैं, यानी दाब डालेंगे। क्या डालेंगे? दाब डालेंगे। तो दाब डालने से क्या होगा कि अब जो इधर से उधर फ्लो कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि देखिए पहले एक खुला प्रोसेस हो रहा था कि एक बर्तन लिए, उसमें SPM लगाए, एक तरफ विलायक और एक तरफ विलयन, यही ना हुआ। एक कंटेनर लिए, एक तरफ विलायक के अणु, एक तरफ विलयन के अणु, और वो क्या हो रहा था? विलायक विलयन की तरफ फ्लो कर रहा था। लेकिन अब क्या कर दिए? इधर दाब लगा दिए। यानी कितना दाब लगाएंगे? वह दाब लगाएंगे जो दाब क्या करे? विलायक को विलयन में जाने से रोके। उस दाब को कौन सा दाब कहा जाता है? प्रासरणी दाब। उस दाब को कौन सा दाब कहेंगे? प्रासरणी दाब। अब ध्यान देंगे, ये इसके बाद भी एक टॉपिक आता है, उसका नाम है उल्टा प्रासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम प्रासरण भी इसको हिंदी में कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या हुआ कि एक कंटेनर में एक SPM अप्लाई किए, सेमी परमेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली, एक साइड विलायक एक साइड विलयन, तो विलायक विलयन की तरफ चला गया। इस प्रोसेस को क्या कहें? प्रासरण। अब उसके बाद क्या किए कि विलयन की तरफ दाब डाले। कितना दाब डाले? इतना कम दाब डाले कि ताकि विलायक विलयन की तरफ न जाए, तो उसको नाम क्या दे दिए? प्रासरणी दाब, या वो प्रोसेस क्या कहलाया? प्रासरणी दाब। अब देखिए कल अगला टॉपिक आ गया उल्टा प्रासरण। क्या गया है? उल्टा प्रासरण। तो उसको लिए क्या करना होगा कि इधर अधिक दाब लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो प्रासरणी दाब का दाब था उससे जब अधिक दाब डाला जाएगा तो ये प्रोसेस जो होगा उल्टी दिशा में, यानी कि इस तरफ फ्लो करने लगेंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? उल्टा प्रासरण। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा कि विलयन का अणु जाएगा, विलयन में से सिर्फ और सिर्फ किसके अणु जाएंगे? तो विलायक के अणु जाएंगे। जल शुद्धिकरण का तरीका आप पढ़े होंगे बच्चे में, नहीं पढ़े तो सुनिए। क्लोरीन के द्वारा, ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा जो होता है जल को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। तो जल शुद्धिकरण में जो होता है इस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अवनमन का अर्थ क्या समझाएं? कमी। अवनमन का अर्थ क्या समझाएं? कमी। तो जब दाब में कमी हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, चलिए तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं।
चलिए ध्यान देंगे, ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो उसको डील करने से पहले हम इसको सल्टा देते हैं, यानी क्लियर करा देते हैं, ताकि आगे चलकर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप देख रहे होंगे सभी क्वेश्चन, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर को हमने क्या किया, पहले आप लिख दिया है, उसके बाद जो है आपको समझाने का कार्य हम कर देते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्वथनांक क्या है, क्वथन पॉइंट क्या है, ठीक है। जैसे कि देखिए क्या है डेफिनेशन, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है। देखो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसे उस द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। सपोज कीजिए इधर, क्या आप पानी हो तो दूध हो या कोई और भी मटेरियल जैसे आप चूल्हा पे रखते हैं, क्या वैसे ही वो उबलना शुरू कर देता है? नहीं ना, कुछ देर तक हीट होता है, हीट होने के बाद वो क्या करता है, उबलना प्रारंभ करता है। तो वही हो गया, जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे उसे उस द्रव का क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर दे, यानी बॉयल होने लगे, जल होता है ना, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। देखिए कि जल जो हमारा होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यानी कि जल का क्वथन पॉइंट कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। प्रत्येक के लिए कुछ ना कुछ होगा। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है, इसी से लो, उसके डिफिनेशन में से ही क्वेश्चन आ गया कि द्रव कब उबलता है। अभी जो यहाँ बात बता रहे थे, द्रव कब उबलता है, तो आंसर हमारा क्या है कि जब सतह का वाष्प दाब, यानी कि जिस सतह पर हम बर्तन को रखकर किसी मटेरियल, बर्तन में किसी मटेरियल को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कि जब सतह का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, तब क्या होता है, द्रव उबलता है। ऐसा नहीं है कि आप गए चूल्हा फीट किए और द्रव उबलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। पता ना सतह का वाष्प दाब कितना है, वायुमंडलीय दाब कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। और जब तक कंटेनर का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर नहीं होगा तब तक कोई द्रव नहीं उबलेगा। और 1 एटमॉस्फेयर यानी 1 एटीएम एग्जैक्ट वैल्यू 1.013 बार होता है। बार सर वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ सकता है आपको, ठीक है। यानी कि 1 एटीएम बराबर कितना होता है, एटीएम का फुल फॉर्म एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय। 1 वायुमंडलीय बराबर कितना है, 1.013 बार। लेकिन जनरल हम लोग कितना लेकर चलते हैं, 1 बार। यानी कि वायुमंडलीय दाब का मात्रा कितना है, 1 एटीएम या 1 बार। यानी वो जब सतह का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं कि द्रव उबलता है, उस पर क्या होता है, द्रव उबलता है। एक और जो छोटा सा टॉपिक है हमारे आने वाला वो है हिमांक। हिमांक किसे कहते हैं, व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग समझ जाओ, फ्रीजिंग यानी फ्रीज होना, यानी ठंडा होकर जम जाना। वह न्यूनतम ताप, कम ताप पर ना कोई जमेगा, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव हिम के ब्रैकेट में देखिए ठोस, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव हिम के रूप में परिवर्तित होता है, यानी कि ठोस सॉलिड रूप में चेंज हो जाता है, उसे उस द्रव का क्या कहा जाता है, हिमांक कहते हैं। तो देखिए बहुत छोटा सा ये टॉपिक है, 3 या बोल सकते हो क्वेश्चन है कि क्वथनांक क्या है, हिमांक क्या है, द्रव को उबलता है। वो तीनों को हम समराइज कर दिए एकदम बहुत आसान भाषा में, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब जो होगा अगला टॉपिक जो हमारा होगा क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। और उस टॉपिक से जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे, उसके डेरिवेशन भी आएंगे और वो 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो वो जो क्लास होगा हमारा अगला क्लास होगा, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एक बार फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।